अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आपने क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम टू क्यूरेटर्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जिस हद तक हो सके शेयर कीजिएगा ताकि ये जो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत हमने प्लेटफॉर्म सजाया है इसकी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। अच्छा जी, आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, अगेन इट्स एन ऑनर फॉर क्यूरेटर्स टू वेलकम हिम। He is director in लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी, और स्पोर्ट्स में भी आप उस इदारे के साथ एसोसिएटेड हैं। और एग्जामिनेशन के अंदर ही हैज बीन डूइंग कमेंडेबल जॉब फॉर द गुड 10-15 years. So let me take this privilege and honor to welcome जनाब इकबाल मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। हमारी खुशनसीबी कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसा लग रहा है आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों से मुखातिब होकर? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सर हम डिस्कस करने वाले हैं लोगों के साथ, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशंस के बारे में लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियन होती है कि किस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं। पहले इट वाज मोर सब्जेक्टिव, नाउ इट इज टर्न टू ऑब्जेक्टिव। तो इससे पहले कि मैं मजीद इस टॉपिक की डेप्थ में जाऊं, योर इनिशियल कमेंट ऑन द ओवरऑल एग्जामिनेशन पॉलिसी व्हिच इज बीइंग फॉलोड राइट नाउ। देखिए, एग्जामिनेशन पॉलिसी जो है वो अपनी जगह सही है, लेकिन इसको कोऑर्डिनेट करना है आपको टेस्टिंग को टीचिंग के साथ। ठीक है ठीक ना? है। ठीक और है। ऐसी होनी चाहिए ताकि टेस्टिंग में बच्चे जो हैं वो आराम से उस चीज को समझ के और एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर सकें क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है। अच्छा, जो आजकल पैटर्न पेपर का फॉलो किया जाता है, अक्सर बच्चों का ये ख्याल होता है और बच्चे अक्सर टीचर्स को ये कह रहे होते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कुछ होता है, जिस पैटर्न पे उनको कैरिकुलम पढ़ाया जाता है वो कुछ होता है। तो ये इसकी क्या वजह होती है? क्या प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है एग्जामिनेशन पॉलिसीज का स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ? हाँ, यहाँ पे कहीं मसला है। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि टेस्टिंग और टीचिंग दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स डेवलप करने चाहिए ताकि आप जो टीच करते हैं उसी की कोऑर्डिनेशन में जो है वो टेस्टिंग हो। ठीक है ना? हम्म। तो अब यह है कि पॉलिसीज अब मेडिकल यूनिवर्सिटी में तो पीएमडीसी डेवलप करती है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जो आजकल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बन चुकी है। तो अब यह है कि वो पॉलिसी तो डेवलप करती है, अच्छी बात है, और अच्छी पॉलिसीज भी डेवलप करती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही है वो होनी चाहिए, उसको चेक करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताऊं कि पॉलिसी जो होती है वो बॉटम अप होती है, हमारे पास टॉप डाउन पॉलिसीज बनती हैं। क्योंकि मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है पॉलिसी मेकिंग में। मसला ये है कि हम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेते, और हमारे सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट से ही मालूमात आपको अच्छी मिलेगी। स्टूडेंट्स हैं, फिर टीचर्स हैं। ठीक है? और दूसरी कंट्रीज में, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और इवन उनके पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है, और एक रिसर्च होती है, उसके बाद पॉलिसी बनती है। लेकिन हमारे यहाँ टॉप डाउन पॉलिसी होती है, हालांकि उसको होना चाहिए बॉटम अप। मतलब हम जो स्टेक होल्डर्स हैं या कस्टमर्स हैं, स्टूडेंट्स आर लाइक कस्टमर्स, दे आर स्टेक होल्डर्स, एंड दे आर सपोज टू बी आस्क्ड कि भाई उन्होंने क्या, उनको इजी लगता है, क्या उनको समझ में आता है, उसके तहत पॉलिसीज बननी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पॉलिसीज ये होता है, कुछ मिनिस्टर साहबान, कुछ एक्सपर्ट्स बैठ के उसको जॉट डाउन करके और बना दे। हमारे यहाँ जो पॉलिसी एग्जामिनेशन के हवाले से अप्लाई हो रही है, तो उसमें आप हम देखते हैं जैसे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अक्सर और बेशतर आजकल काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है पेपर। एमसीक्यूज पर काफी ज्यादा रिलाय होता है।
आपको क्या लगता है एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी, क्या एमसीक्यू सिस्टम ही होना चाहिए या पहले जिस तरह सब्जेक्टिव होता था, वाज दैट द राइट चॉइस? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, मैंने एक रिसर्च भी पढ़ी थी इस पर, कि एमसीक्यू क्वेश्चंस की अगर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि बच्चे आर नॉट इंटेंड टू राइट मोर, दे जस्ट हैव टू टेक द आंसर्स. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि इसमें दोनों चीजें होती हैं, और इसमें एमसीक्यूज अब खत्म करके अब एमसीक्यू की तरह एक और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, उसको हम वन बेस्ट कहते हैं। और उसमें यह है कि जिस तरह एक पेशेंट को बुखार है, टेम्परेचर है, और उसके जो दूसरे सिम्टम्स हैं वो मिलते जुलते होते हैं, वेदर वो मलेरिया हो या टाइफाइड हो या कोई और फीवर हो, या जिस तरह आजकल कोरोना का फीवर है, तो उनको वहां पे एक किस्म का डायग्नोज करने के लिए, आगे चल के एज ए गुड डॉक्टर बनने के लिए उनको चूज करना पड़ता है वन बेस्ट। उसमें फिर उनके आंसर्स 4 भी होते हैं और 5 भी होते हैं, और जिस बच्चे ने बड़ा थॉरोली पढ़ा होता है वही उसको चूज कर सकता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में तो तुक्के लगाने होते हैं ना, इसमें तुक्का नहीं लगता, इसमें वन बेस्ट चूज करना पड़ता है कि कौन सा बुखार किस सिम्टम्स के तहत आज, क्योंकि कुछ सिम्टम्स तो ओवरलैप करते हैं और कुछ बड़े क्लियर होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो आपने कहा कि सब्जेक्टिव टाइप, तो वो सब्जेक्टिव टाइप भी अभी उनसे कराया जाता है, जिसको हम ऐसे टाइप कहते हैं, ठीक है ना। उसमें उनको एक केस सिनेरियो दिया जाता है एग्जामिनेशन का, और उनको कहा जाता है कि अब आप उसको अटेम्प्ट करें। अच्छा, एक चीज और मैं आपको एडिशनल बता दूं, क्योंकि मैं उसका पॉइनियर हूं। ये हमने ऑस्पी और ऑस्की शुरू की थी वाइवा की जगह पे, तो वाइवा तो चल रहा है, लेकिन उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑस्पी जो है वो है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल एवेल्युएशन, ठीक है। और उसी तरह जो है वो ऑस्की है, मतलब सी जिसमें आता है वो क्लिनिकल एवेल्युएशन। और उसमें क्या होता है कि जिस तरह आपने वो देखा है म्यूजिकल चेयर्स की तरह, म्यूजिकल चेयर में ये होता है कि हर स्टेशन बना दिया जाता है एक डेस्क पे रख के, और वहां पे एक सिनेरियो दिया जाता है, और उसको कहा जाता है कि आप उसको अटेम्प्ट करें और फिर आगे चले जाएं। मतलब ये कि वो हर 5 मिनट के बाद घंटी बजती है। वो उनका वाइवा का जो पहले कंपोनेंट था, जिसमें प्रोफेसर की मर्जी होती थी, क्योंकि वो भी सब्जेक्टिव था, कि वो किससे कितने सवाल पूछे और किससे कितने पूछे, ठीक है ना। अब उसमें ये था कि अगर कोई लड़का बड़ा होशियार है तो उससे आपने बहुत सारे सवाल पूछे। अच्छा, किसी का पहले ही सवाल में जो है वो क्लीन बोल्ड हो गया, या मतलब वो जवाब नहीं दे सका, तो आपने उसको अपने मूड के हिसाब से उसको बोला आप जाएं। तो ये बड़ी अच्छी चीज आई है, जो मैं समझता हूँ आपके लिए भी एक नई चीज होगी, कि उसमें हर बच्चे से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उस जिसमें हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एग्जामिनेशन में, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, वो डेवलप होती है, और वो इंटरनेशनली उसको रिकग्नाइज किया गया है। और सिर्फ एग्जामिनेशन में ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें सॉरी मेडिकल के एग्जामिनेशन में सिर्फ नहीं होना चाहिए, इसको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी लेके आना चाहिए, नहीं, इट्स अ क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रैक्टिकली बड़ा जबरदस्त वो है, कंपोनेंट है एग्जामिनेशन। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपसे पूछनी है कि अब जैसे आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा है, सरहद है, या और बड़े फेडरल है, वहां पे एग्जामिनेशन का तरीका, वहां पे पढ़ाई, आप भले सीएसएस का एग्जाम देख लें, आप केपीएससी का देख लें, आप एफपीएससी का देख लें, उसका तरीका अलग होता है। लेकिन जब हम आते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या सिंध के हवाले से जब हम एग्जामिनेशन देखते हैं, तो उसका तरीका बाकी तमाम दूसरे तरीकों से मुख्तलिफ होता है। तो ऐसा क्यों है? हमने लोग बाकी चीजों को क्यों फॉलो नहीं किया? हमने अपना स्टाइल क्यों बनाया एग्जामिनेशन के अंदर स्पेशली? मैं समझता हूँ कि ये एक परसेप्शन है, हम्म और ये एक परसेप्चुअल वो है, नैरेटिव है।
वरना एग्जामिनेशन पब्लिसिस्ट कमीशन का जो भी एग्जाम होता है हर प्रोविंस में वो एक ही पैटर्न पे होता है, और ये सब एग्जामिनेशन जो फॉलो किया जाता है वो सीएसएस के एग्जामिनेशन को ही फॉलो किया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी पैटर्न, क्योंकि मैं खुद भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में भी गया हूँ, पैटर्न एक ही है, सिर्फ एक परसेप्शन है, ठीक है ना। वो एक प्रोपागेंडा के तहत जो है वो कहा जाता है कि किसी को मलाइन करने के लिए कि ये सिस्टम गलत है, ये सही है, ऐसा है नहीं, ठीक है ना। बाकी ये कि 19-20 का फर्क जरूर हो सकता है एवेल्युएशन में, जहां पे सब्जेक्टिव अप्रोच है, जहां पे एग्जामिनर के पास खुद के पास उसके हाथ में जो है वो मार्क्स हैं। अब जिस तरह आप देख लें क्रिकेट के अंदर कहा जाता है कि जो नो बॉल का जो लाइन होती है वो अंपायर के हाथ में होती है, वो अंपायर की मर्जी है कि उसको वो छोड़ दे, बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दे या नहीं दे। वो एक वहां पे सब्जेक्टिव हो सकता है, वो फर्क हो सकता है एनडब्ल्यूएफपी का और सिंध का, लेकिन अदरवाइज एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट एक ही है। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और हमारे यहाँ है जिसको हम कहते हैं 5 years का कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसमें होता ही है खासतौर पर जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं उनमें क्या होता है कि बच्चों के पास 5 years होती हैं। जी 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 जी, आप कुछ कह रहे थे। सेम थिंग, कैन यू काइंडली रिपीट द सेम थिंग। मैं ही कहना चाह रहा था कि ये जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं ना हमारे यहाँ, फर्स्ट ईयर इंटर के हो गए या मैट्रिक के हो गए, अब उनमें क्या होता है कि एक ही पैटर्न फॉलो किया जाता है और बच्चे क्या करते हैं, वो 5 years से पढ़ लेते हैं। चलो जी, पिछले साल ये सवाल आए थे, आज उसके गेसेस पे ये सवाल आ गए। अच्छा, उसमें अनफॉर्चुनेटली जो चीज सबसे ज्यादा मसला करती है वो ये करती है कि बच्चों की नॉलेज में, क्योंकि सेम चीज बार बार आ रही होती है, तो क्या आप लोगों की से वहां जो एग्जामिनेशन पॉलिसीज होती हैं ये हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में अप्लाई नहीं होती, ताकि 5 year का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए? देखिए 5 years का या 10 years का कॉन्सेप्ट जो है ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अब मेडिकल यूनिवर्सिटी जिस तरह मैं हूं इस पर डायरेक्टर क्वेश्चन बैंक भी हूं, हमने एक कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से एक चीज अडॉप्ट की है। वो ये है कि हम जिस तरह आप सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप एक प्रोफेसर हैं, आपकी सिस्टर एक प्रोफेसर है, मैं प्रोफेसर हूं, हम क्या करते हैं अपने सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आके डिपार्टमेंट में दे देते हैं और वो फिर कंप्यूटर पे चढ़ते हैं और उसको रिव्यू भी अच्छा किया जाता है कि ये रिलायबल है, वैलिड है। उसके बाद कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। फिर एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को एक हम कमांड देते हैं कि एक एवरेज, एक डिफिकल्ट और एक बहुत इजी, मतलब इस तरह का उसमें ये होता है कि 20% इजी होता है, 20% बहुत डिफिकल्ट होता है और बाकी 60% एवरेज क्वेश्चंस होते हैं। उसको कमांड दिया जाता है कि इस सब्जेक्ट के हिसाब से आप वो क्वेश्चंस डेवलप करें और वो फिर वो क्वेश्चन डेवलप करता है। अब क्या है कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो हैं वो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज हैं या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, उनको दुनिया से compete करना होता है, तो इस चीज की डेवलपमेंट हमारे पास है और यही डेवलपमेंट जो है वो बोर्ड ऑफिस करेगा। लेकिन एक चीज तो है कि अगर पिछले 5 साल के सवाल या 10 साल के सवाल या इवन आप सीएसएस की जब तैयारी करते हैं बच्चे, जो सुप्रीम सर्विसेज का एग्जाम है उसमें भी पिछले पेपर्स को देखा जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स में तो डेफिनेटली डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट है उसमें तकरीबन मिलते जुलते होंगे। देखें, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बड़ा बैंक है क्वेश्चंस का, ठीक है। अब जरा पाकिस्तान स्टडीज है, पाकिस्तान स्टडीज अगर आप सीएसएस में अगर उसका ये एग्जामिनेशन आता है तो आपके पास जाहिर सी बात है सिर्फ द वे यू क्वेश्चन इज डिफरेंट, अदरवाइज मवाद तो वही होगा, वही हिस्ट्री होगी। चले हिस्ट्री बंदे ही लिखते हैं, कहीं थोड़ी सी चेंज होगा, लेकिन ये कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास 1000-2000 क्वेश्चन होंगे। तो पिछले 5 साल में कोई बुरी चीज नहीं है। और अगर बच्चे, मतलब मैं आपको एज ए कंट्रोल एग्जामिनेशन समझा सकता हूं कि अगर वो बच्चे उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उनके आंसर्स चेक करते हैं तो उससे नॉलेज उनकी कंसोलिडेट होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी। सही
सही। इट्स बिन एन प्लेजर टॉकिंग, और मैं चाह रहा था कि ये डिस्कशन अब मजीद, लेकिन ज़ाहिर है वक्त हमें बाज वक्त कहता है कि नहीं जनाब बहुत गुफ्तगू हो गई है, अब थोड़ी सी इजाजत भी लेनी पड़ेगी। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को एंड करें, लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप खास तौर पे उन इदारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अपने करिकुलम को डिजाइन इस तरीके से अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते, जिस तरह से पैटर्न्स होते हैं और बिल्कुल एक महीने पहले बच्चों पर बम की तरह मारा जाता है कि जनाब ये पेपर का पैटर्न है, अब आपको इस तरह से तैयारी करनी है। हाउ दे कैन प्रिपेयर ताकि वो एक महीने के अंदर अंदर मजीद बर्डनाइज बच्चों को ना कर सके, ओवर बर्डन ना कर सके। देखिए, मैं आपको बताऊं, पूरे पाकिस्तान में या डेवलपिंग कंट्रीज में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज में जब तक रिसर्च और इनोवेशन का कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होगा, जो पॉलिसी कंट्री में डेवलप नहीं होंगी, तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मैं आपकी उससे मैसेज मैं यही दूंगा स्कूलों से भी कि भाई आप एक रिसर्च प्रोग्राम रखें और बच्चों से पूछें। और दूसरा ये कि सिर्फ बच्चों से पूछना नहीं है, बल्कि कुछ टेस्ट, टीचिंग और टेस्टिंग करनी है और फिर उनका डेटा लेना है, और फिर वो रिसर्च बेस्ड जो स्टैट्स हैं उसके हिसाब से आप जो है पूरा करिकुलम बनाएं, एग्जामिनेशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डेवलप करें। यही एक तरीका है दुनिया में, वही तरीका है बॉटम अप। आप स्टेक होल्डर्स को लें। अब जरा मैं आपको बताऊं, अगर आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, 2 मिनट आपके ले रहा हूं मैं, तो आप अगर एमफिल करने जा रहे हैं तो आप एक स्टैट्स लेते हैं कि भाई ये बच्चे किस तरीके से अच्छा पढ़ सकते हैं, तो उसके आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, मतलब मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं रिसर्च के। तो यही चीज आपने स्टूडेंट्स के साथ अप्लाई करनी है। कम से कम जो बच्चे 10 साल के हैं उनसे तो आप ये कर सकते हैं। तो ये बहुत मेहनत तलब चीजें हैं, लेकिन ये कि करनी चाहिए ताकि एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो अच्छा हो, दुनिया के दूसरे पैटर्न चेक किए जाएं, दुनिया में जो सिस्टम्स डेवलप्ड कंट्रीज में इफेक्टिव सिस्टम्स हैं उनको आप अडॉप्ट करें। बिल्कुल सही बात है सर, यकीन करें। आपका बहुत शुक्रिया, और आपको हम इनवाइट करते रहेंगे इस किस्म के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आप लोगों के साथ एड्रेस कर सकें। मॉरल ऑफ द स्टोरी फ्रेंड्स सिर्फ इतना सा है कि देखिए, एग्जामिनेशन पॉलिसीज बन जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, बननी भी चाहिए, लेकिन जब तक आप अपने करिकुलम को उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, जब तक आप बच्चों को स्टार्ट से ये नहीं बताएंगे कि इस तरह का टेस्टिंग पैटर्न है, इस तरह से आपको, सबसे बढ़कर ये कि जो आईक्यू टेस्ट्स हैं ये आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे अपने सिस्टम में। इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोस में, ताकि आपको बता सकें कि ये जो आईक्यू टेस्ट्स होते हैं ये किस तरह से डेवलप होते हैं। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी लाजमी बजानी है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे और सर इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज and stay curious for a lots of more interesting stuff. Thank